हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप। इस सेशन में हम सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल लेवल की एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही जरूरी मिशन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में उत्तम पशु पुरस्कार योजना, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की बहुत ही जरूरी योजना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिछले सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बी कीपिंग क्लस्टर रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है हमारे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे में, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कहां पर है वो। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मानसी ने सिरमौर से ही जवाब दिया है। अमन का भी आंसर ए, जो कि सिरमौर, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अमन, आप जो है कॉन्फिडेंट रहो एंड आंसर करो, राइट। आप श्योर ये चीज जो आपने की है, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। कंग्रेचुलेशंस अमन एंड मानसी। ठीक है, इस तरह के मिशंस और इनिशिएटिव्स के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन विच ईयर वाज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च्ड इन इंडिया। HPNT 2014 का एक क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक में लॉन्च ईयर पूछ लिया, राइट। तो इस वजह से ये हमें पढ़ना चाहिए। यहां पर हम सबसे पहले सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूसेज हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह मशीन्स की यूसेज को बढ़ाने का क्या जरूरत आ रहा है, क्या जरूरत है कि हमें ये इस तरह का मिशन लाना पड़ा, मशीन्स का और ज्यादा यूज करने से रिलेटेड इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लाना पड़ा। तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, एक बैकग्राउंड देखें कि ये मिशन का जो गाइडलाइंस है उसमें दिए गए हैं, क्या जरूरत पड़ी इस तरह के मिशन को लाने के लिए। वहां पर बताया गया बहुत ही क्लियरली कि देयर इज नीड फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो हम किस तरीके से जो हमारी जनता पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, इसी के साथ साथ जो लिविंग बीइंग्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और रिसोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे पास, क्रॉप्स वगैरह जो है, जो फूड रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, वो लिमिटेड है। यानी कि जो लैंड है, जिस एरिया पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो लिमिटेड है। इस लैंड एरिया को, एग्रीकल्चर के अंडर जो लैंड एरिया है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते एक लेवल के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हम जानते हैं कि हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं, तो इस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी को। जो क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, क्रॉप एरिया हम जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ा नहीं सकते हैं। साथ में यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं कि इंडिया में 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल एरिया है, पर इंडिया की अगर हम बात करें तो 17% पॉपुलेशन 2.4% जियोग्राफिकल एरिया पर रह रहे हैं। ये पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 15% लाइव स्टॉक, जो कैटल है, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो 15% पूरे दुनिया के इंडिया में रहते हैं। तो इन्हें फीड करने के लिए क्रॉप्स जो है वो बढ़ाने होंगे, फूड बढ़ाना होगा। ये हम कैसे करेंगे, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके। इसी के साथ साथ 4% के वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेस यहाँ पर है, लेकिन 17% पूरे दुनिया के लोगों को फीड हमें करना है, राइट। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पर एक सोल्यूशन निकल कर आ रहा है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हमें बढ़ाना है, राइट। तो वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जो एरिया है उसी में बेटर मेथड्स यूज हम करेंगे तो वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बेटर मेथड कैसे होगा, जब हम मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, मैकेनाइजेशन करेंगे, टाइम कम लगेगा, ज्यादा एफिशिएंसी से हम काम कर पाएंगे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सब मिशन के कुछ एम्स है। तो सबसे जरूरी एम यहाँ पर है मॉडर्न टूल्स एंड मशीनरी यूसेज को और भी ज्यादा इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना कि इन्हें आपको यूज करना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करे ताकि गरीब किसान जो है इस तरह के मशीन्स को वो अपना सके। साथ में हमने अभी देखा कि प्रोडक्टिविटी जो क्रॉप्स की है वो बढ़ाना है हमें, ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। साथ ही साथ
ये सारी चीजें करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो कम रहे। मशीन जो एक बार आपने उसमें पैसे लगा दिए उसके बाद आपको प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिलता है। इस वजह से ये चीज इंश्योर हम कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मशीनरी। ठीक है, इसी के साथ साथ इंप्रूविंग यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स। ठीक है, यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी यहाँ पर जो इनपुट्स, अलग अलग तरह के इनपुट्स, वाटर हो गया, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना, और फर्टिलाइजर्स जो यूज कर रहे हैं उनका यूसेज का एफिशिएंसी हमें बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल वाटर यूटिलाइजेशन का एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन यूज करके। तो ड्रिप इरिगेशन के लिए पूरा सिस्टम हमें जो है लगाना होगा, और उसके लिए ऑब्वियसली आपको जो है सपोर्ट की जरूरत होगी। तो ये किया जा रहा है इस इनिशिएटिव के अंडर। साथ ही साथ ये देखा गया है मशीन्स यूसेज तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं, पर वो मशीन को चलाने के लिए पावर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, राइट? तो वो पावर अवेलेबिलिटी हम किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं? डिफरेंट एरियाज जो इंडिया में हैं वहाँ अगर हम कंपेयर करें पंजाब, हरियाणा, इन एरियाज में आप देखोगे कि पावर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और बाकी एरियाज में कुछ ऐसे ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं जहां पर पावर अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, तो इस पावर अवेलेबिलिटी को जो हमारा नेशनल एवरेज है वो 2.1 किलोवाट पर आवर के आसपास है। इस नेशनल एवरेज के बियॉन्ड हर एक एरिया में हम पावर अवेलेबल करवा सके, ताकि उन मशीन्स को चलाने के लिए जो भी फ्यूल चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक मशीन्स है तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए, वो उन्हें जो है प्रोवाइड हो सके। ठीक है, मोस्टली मशीन्स जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन्स आती हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए हो गया, सीड सोइंग के लिए हो गया। ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोविजन है वो करना पड़ेगा, और 2.1 से जो नेशनल एवरेज है और कम जो है उन्हें बढ़ाकर 2.5 किलोवाट एक हेक्टार के लिए इतना पावर अवेलेबल हो, वो इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एम के साथ ये लाया गया है, और ऑब्जेक्टिव्स जो डॉक्यूमेंट है गाइडलाइन का उसमें दिया हुआ है कि हम प्रमोट कर रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, यानी कि आप ये मशीन्स खरीद ना पाओ फिर भी चलेगा, आप इस तरह के सेंटर में जाकर उस मशीन को रेंट पर ले सकते हो। इस तरह के सेंटर को CHC यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर कहा जाता है। इसी तरीके के जो हाईटेक एंड हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट है वो इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर मिले, और ये सेंटर्स हब बने इस तरह के मशीन्स को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आप हर समय हर तरह का मशीन खरीद नहीं सकते हो, और रेंट पर अगर लेना है तो इस तरह के सेंटर में जाकर आप आराम से उसे रेंट पर लेकर अपना जो काम है, सोइंग है, वो करके वापस से उस समय के बाद आप वापस दे सकते हो। साथ ही साथ इन सेंटर्स पर जो भी इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट अगर अच्छा नहीं है, गुड क्वालिटी नहीं है, तो वो प्रॉफिट नहीं होगा। जो फार्मर्स लेकर जा रहे हैं उनको प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छे क्वालिटी का इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए टेस्टिंग सेंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, और हेल्प लिया जा रहा है मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स का, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का, आईकार के इंस्टीट्यूट्स का, जहां पर ये मशीन्स की टेस्टिंग होगी कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही इन सेंटर्स पर उनको अवेलेबल कराया जा सके। नोडल एजेंसी इसका हिमाचल प्रदेश में इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, और नेशनल लेवल पर ये 2014-15 में लॉन्च की गई थी, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 8 जरूरी कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे जो इस मिशन में हैं, और इनमें से पहले 2 कंपोनेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट 100% खर्चा उठा रही है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट होने के वजह से अगले के 2 जो बाकी कंपोनेंट्स है, यानी कि 3 to 8, 3 से 8 जो कंपोनेंट्स है, 3 to 8 जो कंपोनेंट्स है, उसमें 90% खर्चा, 90% का जो असिस्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। 10% हमारे स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना होगा। पहला कंपोनेंट क्या है? इन 8 कंपोनेंट में से सबसे पहला है प्रमोशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डेमोन्स्ट्रेशन। इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स पहले कंपोनेंट में आते हैं। 100% इसमें सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरा कंपोनेंट है डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट जब करना होता है उसके बाद की जो टेक्नोलॉजी है वो सारा पर खास ध्यान दिया जा रहा है और उससे रिलेटेड मशीन्स इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की इस इनिशिएटिव, इस कंपोनेंट में 100% असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस इस तरह के जो मशीन्स है उनको प्रोक्योर करने के लिए यहाँ पर बाकी जो स्टेट्स है वहां पर 60-40 यानी कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट जो है करेगी। 90-10 का जो रेशियो है वो हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए दिया गया है। यूनियन टेरिटरीज में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक कंपोनेंट में खर्च करेगी। साथ में एस्टैब्लिशिंग फार्म मशीनरी बैंक्स फॉर कस्टम हायरिंग, तो फार्म मशीनरी बैंक्स और जो हब हमने देखा था, सेंटर देखा था, उस तरह के सेंटर्स को एस्टैब्लिश करना ये इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कहां पर आपको ये सेंटर्स मिल रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए एक ऐप बनाया गया है, CHC फार्म मशीनरी ऐप। तो उस ऐप पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कहां पर जो है इस तरह के सेंटर्स है, कहां से आप ये काम कर सकते हो। अगला जो पांचवा इसमें है हाईटेक हाई प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हब। तो ऐसे सेंटर्स में होना चाहिए जहां पर हाईटेक मशीनरी प्रोवाइड हो रही हो, तो वो पांचवा कंपोनेंट है। साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ फार्म मशीनरी सेलेक्टेड विलेजेस में, स्पेसिफिक विलेजेस जहां पर इनकी अवेयरनेस है, लोग मशीनरी को रेंट पर या फिर खरीदना भी चाहते हैं, वहां पर प्रमोट करना। साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस और हेक्टेयर कैरीड आउट थ्रू कस्टम हायरिंग सेंटर्स। ठीक है, अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक कंपोनेंट है ये। साथ में प्रमोशन ऑफ फार्म मशीनरी इक्विपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको प्रमोट करने के लिए आठवां कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट का अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60-40-90-10 असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 सेंट्रल सेक्टर हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट्स, ऐसे 8 कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व है और इस ऐप के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, राइट। इसके बाद में हमें देखना होगा, वो तो सबमिशन हमने देख लिया जो फार्म मशीनरी से रिलेटेड है। इसके साथ हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आए है उत्तम पशु पुरस्कार योजना। तो यहाँ पर जो फार्मर्स और जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं और उनके पास में पशु इस तरह के कैटल है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा। तो यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव एम स्कीम का अगर हम देखें तो गुड क्वालिटी हाई यील्डिंग एनिमल्स को प्रोवाइड करना और उन्हें प्रमोट करना, इंसेंटिवाइज करना कि फार्मर्स जो एनिमल्स है उनकी हेल्थ अच्छी रखे, उनसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। 15 लीटर या उससे ज्यादा पर डे का मिल्क अगर इस तरह के कैटल दे रहे हैं तो 1000 रुपए हर एक कैटल या बफेलो पर जो है असिस्टेंस और हेल्प पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, उन्हें प्राइस दिया जाएगा, वो है 1000 रुपीज हर एक कैटल पर 15 लीटर से ज्यादा दूध अगर वो दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव वे में ये जो है दिया जा रहा है और इसकी नोडल एजेंसी हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो हिमाचल की है वो है। 2017-18 में इसे लॉन्च किया गया था। साथ में 2021-22 में 50 लाख का एलोकेशन किया गया है। एलोकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए। अब ये सारा जो हमने डिस्कस कर लिया, इसका यूटिलिटी क्या है, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। ये सबमिशन ऑन फार्म मैकेनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, कब लॉन्च किया गया था? 17, 18, 14, 15, 1920 या 18-19। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है ABCD प्लीज आंसर करिए और पार्टिसिपेट करिए। इसी के साथ में अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरी है अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, हमेशा आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर, राइट गाइस। तो आई होप इस सेशन में आपको अच्छे से इन स्कीम्स के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।